आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखेंगे क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 के तमाम अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये न्यूमेरिकल्स बेसिकली रिलेट करते हैं फेडरल बोर्ड्स क्लास 9 की फिजिक्स की बुक से। तो प्रॉब्लम नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है जो कि रिलेट करता है साइंटिफिक नोटेशन से। क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है इसका 1 2 3 4 मीटर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, बेसिकली एक वैल्यू गिवन है, इसे हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर है? 4 के बाद है और इस पॉइंट को हमें लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कि यहाँ पर 1 है। तो हमारे पास मेंटिसा वाला जो पार्ट होता है साइंटिफिक नोटेशन का, वहां पर वैल्यू क्या आएगी? 1.234। पॉइंट को हमने शिफ्ट किया 1 के बाद, तो बीच के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। तो मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे और साइंटिफिक नोटेशन में जो हमारे पास बेस होती है वो 10 होती है। तो पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है 3 डिजिट के बाद, यानी बीच के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो 3 हैं। तो लिहाजा हमारे पास 10 की पावर आएगी 3। और पॉइंट को हमने क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है तो पावर हमारी होगी पॉजिटिव। तो 1234 मीटर की साइंटिफिक नोटेशन हो गई 1.234 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 मीटर। अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट 0.000023 सेकंड। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहले हम मेंटिसा वाला पार्ट लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन का, जो कि मल्टीप्लाई से पहले आता है। तो पॉइंट को हम शिफ्ट कर देंगे 2 के बाद, 2 क्योंकि यहाँ पर हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। तो जब हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 2 के बाद तो मेंटिसा वाला पार्ट हमारे पास हो जाएगा 2.3। फिर मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे, 10 हमारी यहाँ पर बेस है। अब यहाँ पर पावर -5 कैसे आई? क्योंकि हमने जब पॉइंट को शिफ्ट किया 2 के बाद तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास यहाँ पर कितने हैं? दरमियान में 4 जीरो हैं और एक 2 है। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो हमारे पास 5 हैं। और पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो 10 की पावर क्या होगी? -5। तो 10 की जो भी पावर होती है साइंटिफिक नोटेशन में, ये हमें बताती है नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में कि जब आपने पॉइंट को शिफ्ट किया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तो बीच के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे टोटल। तो 0.000023 सेकंड की साइंटिफिक नोटेशन हो गई 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 सेकंड। अब हम बात कर लेते हैं सी पार्ट की। क्या है हमारे पास? 469.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 मीटर। अब स्टूडेंट्स ये एक तरह से ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसके मेंटिसा वाले पार्ट की बात करें तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर 9 के बाद है, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कि यहाँ पर 4 है। तो 4.693 हमारे पास हो जाएगा मेंटिसा वाला पार्ट, किसका? 469.3 का। क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है 2 डिजिट के बाद यानी 4 के बाद, तो बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आए? 6 और 9 यानी 2 डिजिट हैं। तो इसलिए 10 की पावर हो जाएगी 2। और 10 की पावर 2 यहाँ पर पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास 469.3 की साइंटिफिक नोटेशन क्या हो गई? 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2। और बाकी का जो पार्ट था मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 मीटर को ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेंटिसा वाला पार्ट है इसको तो हम फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे? इसको एज इट इज लिख देंगे। और यहाँ पर बेस सेम है जो कि 10 है, तो बेस अगर सेम हो तो पावर्स हमारी क्या होती हैं? बेस की ऐड हो जाती हैं। तो 5 + 2 तो हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी 7। तो 469.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 5 मीटर की साइंटिफिक नोटेशन आ गई हमारे पास 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 मीटर। अब हम देख लेते हैं डी पार्ट। क्या है हमारे पास? 0.00985 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स ये पार्ट भी ऑलरेडी लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, लेकिन इसका जो मेंटिसा वाला पार्ट है इसको हम फर्दर लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो यहाँ भी हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कि यहाँ पर 9 है। तो बीच के अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। तो हमारे पास 0.00985 की साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी 9.85। तो ये हो गया हमारे पास 0.00985 का मेंटिसा वाला पार्ट जब हमने पॉइंट को शिफ्ट किया 9 के बाद। तो हमारे पास मेंटिसा वाला पार्ट आ गया 9.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 क्यों आई?
क्योंकि जब हमने पॉइंट को 9 के बाद शिफ्ट किया तो बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, 3 थे, 009, और पॉइंट को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, लिहाजा 10 की पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, -3। और बाकी का जो यहाँ पर पार्ट था मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 सेकेंड, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर से अब क्योंकि हम मेंटिसा वाले पार्ट को मजीद सोल्व नहीं कर सकते, लिहाजा मैंने 9.85 को एज इट इज लिख दिया। लेकिन यहाँ पर जो बेस है वो सेम है, जो कि यहाँ पर 10 है, और जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर पावर्स क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो -3 + 7 या 7 में से जब 3 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास पॉजिटिव 4 आ जाएगा। तो 0.00985 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7 सेकेंड की साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास आ गई 9.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 सेकेंड। तो ये स्टूडेंट सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम नंबर 1 का, जिसमें हमें गिवन वैल्यूज को लिखना था साइंटिफिक नोटेशन में। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 अनसॉल्व्ड, और ये हमारा रिलेट करता है किसके साथ, प्रीफिक्सेस के साथ। क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यूज गिवन हैं जो कि हैं रिजल्ट किसका, किसी मेजरमेंट का। हमें इन वैल्यूज को क्या करना है, सॉल्व करना है, और साथ में यूज करना है प्रॉपर प्रीफिक्स। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ए पार्ट की अगर हम बात करें 27.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। तो पॉइंट को स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेंटिसा वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मेंटिसा वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो रहा है। तो पॉइंट को हम लेकर जाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि यहाँ पर क्या है, 2 है। तो हमारे पास 27.5 की साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी 2.75, क्योंकि हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है एक डिजिट के बाद। तो लिहाजा हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पावर लगा दी 10 की पावर 1। ये 10 की पावर 1 मैंने बाद में लिख दी, आप पहले भी लिख सकते हो। तो 27.5 की साइंटिफिक नोटेशन हो गई 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, और बाकी हमारे पास जो था मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -10, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर से स्टूडेंट्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मेंटिसा वाला पार्ट अब मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो लिहाजा 2.75 को हम एज इट इज लिख देंगे। बेस सेम है, पावर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो बेस को मैंने एक बार लिखा, और पावर यहाँ पर है -10 और +1। तो -10 में से +1 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 मीटर। अब स्टूडेंट्स हमें प्रीफिक्स का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि जो गिवन वैल्यूज है उसको आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्सेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं 10 की पावर -9, इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं नैनो। नैनो की वैल्यू होती है 10 की पावर -9। तो लिहाजा मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया यूजिंग प्रीफिक्स 10 रेज़ टू द पावर -9 इज इक्वल टू नैनो, और नैनो को हम रिप्रेजेंट कराते हैं स्मॉल n से। तो लिहाजा मैंने क्या किया, 10 की पावर -9 की जगह लिख दिया नैनो। तो 2.75 और मल्टीप्लाई की साइन को एज इट इज रखा, और 10 की पावर -9 की जगह मैंने लिख दिया नैनो, और मीटर को मैंने यहाँ पर सेम लिख दिया। और मजीद स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, यानी मल्टीप्लाई की साइन को रिमूव करके लिखूं, तो हम कह सकते हैं कि 27.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 को जब हम एक्सप्रेस करेंगे प्रीफिक्स की फॉर्म में, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2.75 नैनोमीटर। यानी ये जो गिवन वैल्यू है, अगर हम इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो किसके बराबर है, 2.75 नैनोमीटर के। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं बी पार्ट। क्या है हमारे पास, 0.00023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स जो मेंटिसा वाला पार्ट है इस साइंटिफिक नोटेशन का, ये सोल्व हो रहा है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेंटिसा वाले पार्ट को जब सोल्व करेंगे तो पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि यहाँ पर 2 है। तो पॉइंट को जब हम 2 के बाद शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो नया मेंटिसा बनेगा वो क्या होगा, 2.3। तो पॉइंट को जब हमने 2 के बाद शिफ्ट किया तो नंबर ऑफ डिजिट्स बीच के अंदर आ गए 4, 3 0 और 1 2, तो टोटल 4 डिजिट आ गए, और पॉइंट को हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, तो लिहाजा हमने लगाई मल्टीप्लाई की साइन, 10 को हमने यूज किया एज अ बेस, और 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो पावर हमारी आ गई -4, और बाकी का जो पार्ट था मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मेंटिसा वाला पार्ट है ये मजीद सोल्व नहीं हो रहा, तो लिहाजा 2.3 को हम एज इट इज लिख देंगे।
बेस सेम है और पावर यहाँ पर एक तरह से ऐड हो रही है, तो -4 और -2 किसके बराबर होगा, -6 के। तो 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 और एस हमारा यूनिट है किसका, टाइम का, जो कि सेकंड है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं 10 की पावर -6 के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है, तो 10 की पावर -6 के लिए यूज होता है माइक्रो। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा यूजिंग प्रीफिक्स 10 रेज़ टू द पावर -6 इज इक्वल टू माइक्रो, और माइक्रो का सिंबल होता है ये जो मैंने यहां पर मेंशन किया है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पर 10 की पावर -6 है इसकी जगह माइक्रो का सिंबल लगा देंगे। तो 2.3 मल्टीप्लाई बाय माइक्रो सेकेंड, और मजीद अगर मैं आपसे कहूं 2.3 को जब माइक्रो सेकेंड से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आ जाएगा 2.3 माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब 0.00023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 सेकेंड। ये हमारे पास जो गिवन वैल्यू है किसी मेजरमेंट की, अगर आप इसको एक्सप्रेस कराओगे प्रीफिक्स की फॉर्म में तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, 2.3 माइक्रो सेकेंड के। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। इफ अ बॉय हैज एज ऑफ 15 years 2 months and 10 days, कन्वर्ट हिज एज इन सेकेंड, मिली सेकेंड, मेगा सेकेंड। स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि एक लड़का है और उसकी एज है 15 साल 2 महीने और 10 दिन। हमें इस एज को कन्वर्ट करना है सबसे पहले सेकंड्स में, उसके बाद मिली सेकेंड में और फिर मेगा सेकेंड्स में। तो ए पार्ट देख लेते हैं, एज इन सेकेंड्स। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 15 साल 2 महीने 10 दिन बॉय की एज है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 15 को मैंने सेम रखा। अगर मैं आपसे पूछूं एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो लिहाजा मैंने ईयर्स की जगह क्या लिख दिया, 12 मंथ्स। यानी 15 को मैंने सेम रखा, मल्टीप्लाई की साइन लगाई, और एक साल में 12 महीने होते हैं तो यहां मैंने लिख दिया 12 मंथ्स। प्लस की साइन लगाई फिर मैंने, और 2 को मैंने सेम रखा। तो अब स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे पूछूं 2 मंथ्स था, तो एक महीने में दिन कितने होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो लिहाजा मैंने मंथ्स की जगह लिख दिया 30 डेज। प्लस की साइन लगाई और 10 डेज को मैंने सेम रखा। अब स्टूडेंट्स के बाद मैंने क्या किया है, मंथ्स को यहां पर मैंने डेज में चेंज किया है। तो 15 को मैंने सेम रखा, मल्टीप्लाई की साइन सेम लगाई मैंने, 12 को भी सेम रखा। एक महीने में 30 दिन होते हैं तो इस मंथ की जगह मैंने लिख दिया 30 डेज। प्लस की साइन लगाई, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 डेज आ जाएगा। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछता भाई एक महीने में अगर 30 दिन है, तो अगर आप 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 महीने में कितने दिन होते हैं, 60 दिन होते हैं। तो इसको सिंपल मैंने सॉल्व किया है मैथमेटिकली, और प्लस 10 डेज को मैंने सेम रख दिया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 15 को मैंने यहाँ पर 12 से और 12 को 30 से मल्टीप्लाई कराया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5400, और प्लस 60 को मैंने यहाँ पर लिख दिया इसके साथ, और प्लस 10 को भी साथ लिख दिया। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर डेज आपका एक तरह से कॉमन आ रहा है क्योंकि बीच में प्लस की साइन है, तो डेज को मैंने रखा ब्रैकेट के बाहर। 15 को 12 से और 12 को 30 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया 5400, प्लस 60 मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस 10 मैंने एज इट इज लिख दिया, और डेज को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं डेज में। अब हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5470 डेज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब वो लड़का 15 साल 2 महीने 10 दिन का है, तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो चुके हैं उसको दुनिया में आए हुए, तो वो हो चुके हैं 5470 डेज। मजीद देख लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं भाई डेज को कन्वर्ट करते हैं आवर्स में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 5470 को मैंने सेम रखा और डेज की जगह मैंने लिख दिया 24 आवर्स। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 5470 को और 24 को मैंने सेम रखा, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो यहां मैंने लिख दिया 60 मिनट। और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 5470 को सेम रखा, 24 को भी सेम रखा, 60 को भी सेम रखा, और यहां पर स्टूडेंट्स मेरे पास जो मिनट था, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं क्योंकि हमें एज कन्वर्ट करनी है किसमें, सेकंड्स में। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, आप इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4726080000 सेकेंड। तो ये हमारे पास एज आ गई उस लड़के की जिसकी उम्र है 15 साल 2 महीने 10 दिन। तो ये हमारे पास उसकी एज आ गई सेकंड्स में।
अगर आप इस एज को साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो पॉइंट हमारा यहाँ पर लास्ट जीरो के बाद है, इसको हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइंटिफिक नोटेशन में, यानी एज आ जाएगी साइंटिफिक नोटेशन में 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 सेकेंड। अब ये 10 की पावर 8 कैसे आया, आपको पता चल गया होगा कि पॉइंट को मैंने जब 4 के बाद शिफ्ट किया तो बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल कितने थे, 8 थे। पॉइंट को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट किया है तो पावर हमारी क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास एज आ गई सेकंड में। फिर से बता देता हूं स्टूडेंट्स क्या किया मैंने यहाँ पर। हमारे पास एक लड़का था जिसकी एज है कितनी, 15 साल 2 महीने 10 दिन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ईयर्स की जगह मैंने पुट किया 12 मंथ। एक साल में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो 15 को मैंने सेम रखा था, ईयर की जगह लिख दिया 12 मंथ। 2 को सेम रखा, मंथ की जगह लिख दिया 30 डेज और प्लस 10 डेज को मैंने सेम रखा। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर मंथ फिर से आ रहा था, तो एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। तो 15 और 12 को सेम रखा, मंथ की जगह मैंने लिख दिया 30 डेज। 30 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया, 60 डेज आ गया, प्लस 10 डेज को मैंने सेम रखा। अब यहाँ पर डेज कॉमन है तो डेज को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। 15 को 12 से, 12 को 30 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया 5400, प्लस 60 और प्लस 10 मैंने एज इट इज लिख दिया ब्रैकेट में। इन तीनों वैल्यूज को ऐड किया तो वैल्यू आई 5470 डेज। अब एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं तो 5470 और 24 यहाँ पर मैंने लिख दिया 24 आवर्स, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 5470 और 24 को सेम रखा, आवर्स की जगह लिख दिया 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 5470 24 और ये वाले 60 को सेम रखा और मिनट की जगह लिख दिया 60 सेकंड। इन चारों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई सेकंड में। साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं कहूं तो क्या आ गई, 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, यानी हमने एज कैलकुलेट कर ली सेकंड्स में। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो आंसर आया है सेकंड्स के अंदर, इसी आंसर को यूज करके हम एज कैलकुलेट करेंगे उस बॉय की मिली सेकेंड में और मेगा सेकेंड में। तो आइए देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है एज इन मिली सेकेंड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेकंड्स के अंदर हमारे पास क्या आंसर आया था, 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हमें सेकंड को कन्वर्ट करना है मिली सेकेंड में, तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि भाई एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड्स होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, या आप कह सकते हो 10 की पावर 3 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको अगर वैल्यू याद होगी तो कन्वर्जन आसान हो जाएगी। अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद रखने का आसान तरीका ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ के लिहाज से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। अगर यहाँ पर 1 सेकंड है तो अगर आप इस वाली साइड को सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 सेकंड आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, मिली की वैल्यू क्या होती है, -3। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर -3, तो आंसर क्या आएगा 3 - 3 यानी 10 की पावर 0। और अगर किसी डिजिट पे पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसका मतलब 1 सेकंड हमारा बराबर हो गया 10 की पावर 3 मिली सेकंड के। और इस बाय डिफॉल्ट वैल्यू को बनाने का आसान तरीका ये है, 1 सेकंड स्टूडेंट बराबर है हमारा किसके, 10 की पावर 3 मिली सेकंड के। कैसे, मिली की वैल्यू -3 होती है तो 10 की पावर आप लिख दो +3। अगर मैं आपसे कहूं भाई 1 सेकंड में माइक्रो सेकंड कितने होते हैं, तो माइक्रो की वैल्यू होती है -6, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं भाई 1 सेकंड में नैनो सेकंड कितने होते हैं, तो नैनो की वैल्यू होती है -9, तो 10 की पावर क्या आएगी, 9। तो इसी तरह से 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो गिवन वैल्यू है हमारे पास सेकंड की, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 10 की पावर 3 से। तो 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 को मैंने सेम रखा और उसको मल्टीप्लाई करा दिया 10 की पावर 3 से, बेस सेम है, पावर 8 हो जाएगी। तो हमारे पास एज आ गई मिली सेकंड में कितनी, 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मिली सेकंड। क्योंकि 10 की पावर 8 और 10 की पावर 3 बेस सेम है, पावर 8 होगी, 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11। तो ये हमारे पास एज आ गई मिली सेकंड में। अब स्टूडेंट्स हम एज कैलकुलेट कर लेते हैं किसमें, मेगा सेकंड में। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1 सेकंड में कितने मेगा सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में 10⁻⁻⁶ मेगा सेकंड होते हैं। और ये वैल्यू हमें कैसे पता चली, मेगा की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 10 की पावर 6। तो अब 10 की पावर 6 पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपकी 10 की पावर क्या आएगी, -6 आएगी। फिर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो गिवन वैल्यू है यानी जो हमने एज निकाली थी सेकंड में, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10 की पावर -6 से। तो 4.72608 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 10 की पावर 8 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। ये वाला पार्ट मैंने सेम रखा और मल्टीप्लाई करा दिया 10 की पावर -6 से।
तो अब यहाँ पर बेस सेम है और पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो 4.72608 को मैंने सेम रखा और 8 में से जब 6 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 10 की पावर 2 मेगा सेकेंड। अगर आप बुक वाला आंसर लाना चाहते हो तो ये जो हमारे पास मेंटिसा वाला पार्ट है इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 2 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 472.608 मेगा सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एज आ गई मेगा सेकेंड में। तो ये सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम नंबर 3 का, जिसमें हमने सबसे पहले एज कैलकुलेट की सेकंड्स में, बी पार्ट में हमने एज कैलकुलेट की मिली सेकेंड में और सी पार्ट में हमने एज कैलकुलेट की मेगा सेकेंड्स में। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। हमसे कहा है कि कितने किलोमीटर होंगे 25 माइक्रोमीटर में, यानी 25 माइक्रोमीटर ये वैल्यू हमें गिवन है और इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं 1 किलोमीटर के अंदर कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर के अंदर 10⁻⁹ माइक्रोमीटर होते हैं, यानी 10 की पावर 9 माइक्रोमीटर होते हैं। और ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चली? आपको ये तो पता होगा कि किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, यानी 1 किलोमीटर के अंदर अगर मैं आपसे पूछता कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो मैथ के लिहाज से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर 10 की पावर 9 है और यहाँ पर मैंने लिखा है माइक्रो, तो माइक्रो की वैल्यू क्या होती है? माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6, और अगर आप 9 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 10 की पावर 3। इसका मतलब मैथ के लिहाज से ये बिल्कुल मैंने सही लिखा है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने माइक्रोमीटर होते हैं? 10 की पावर 9 माइक्रोमीटर होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमें यहाँ पर माइक्रोमीटर के अंदर वैल्यू गिवन है और हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर है 10 की पावर 9 माइक्रोमीटर के, तो ये वैल्यू हमें माइक्रोमीटर में गिवन है, बीच में इक्वल की साइन है, तो इसको हम रीअरेंज करके लिख देते हैं। तो मैंने क्या किया, 10 की पावर 9 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये वैल्यू मैंने सिंपल अरेंज करके लिखी है क्योंकि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो माइक्रोमीटर में है। तो 10 की पावर 9 माइक्रोमीटर को मैंने पहले लिख दिया और 1 किलोमीटर को मैंने राइट हैंड साइड में बाद में लिख दिया। अब स्टूडेंट्स अगर 10 की पावर 9 माइक्रोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर है, तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने किलोमीटर होंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे? 10 की पावर 9 को यहां से रिमूव करेंगे। तो 10 की पावर 9 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 10 की पावर 9 किलोमीटर के। तो अब स्टूडेंट्स अगर मैं 10 की पावर 9 को शिफ्ट करूं कहां पर? न्यूमरेटर में, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 किलोमीटर। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर एक तरह से बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ गई कि 1 माइक्रोमीटर के अंदर 10 की पावर -9 किलोमीटर होते हैं। तो अब अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट्स हमें क्या सोल्व करना था कि अगर 25 माइक्रोमीटर हो तो उसमें किलोमीटर कितने होते हैं, तो हमें एक वैल्यू पता चल गई कि 1 माइक्रोमीटर के अंदर इतने किलोमीटर होते हैं, 10 की पावर -9 किलोमीटर होते हैं। तो आगे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? हमारे पास जो गिवन वैल्यू है 25, इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 10 की पावर -9 से। तो 25 माइक्रोमीटर हमारा बराबर हो जाएगा, 25 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया इस बाय डिफॉल्ट वैल्यू से जो कि यहाँ पर है 10 की पावर -9 किलोमीटर। मजीद अगर हम स्टूडेंट्स को सोल्व करें तो 25 हमारा यहाँ पर मेंटिसा वाला पार्ट है साइंटिफिक नोटेशन का। पॉइंट को जब हम लेके जाएंगे 2 के बाद तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेस सेम है हमारे पास 10, तो पावर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रही है 1 - 9, इसका मतलब -8। तो मजीद हमने सोल्व किया तो 2.5 हमारा एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 - 9। तो फाइनली हमारे पास 25 माइक्रोमीटर किसके बराबर आ गया? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 किलोमीटर। 1 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, पावर आ जाएगी -8। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया कि 25 माइक्रोमीटर हमारा किसके बराबर होता है? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 किलोमीटर के। क्या किया फिर से बता देता हूं स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन वैल्यू थी 25 माइक्रोमीटर, इसे हमें लेकर आना है किलोमीटर में। तो सबसे पहले मैंने एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू बनाई। मैंने कहा 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 की पावर 9 माइक्रोमीटर के। क्योंकि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो माइक्रोमीटर में है, तो माइक्रोमीटर की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट वाली मैंने पहले लिख दिया, 10 की पावर 9 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है? हमें बनाना है 1 माइक्रोमीटर।
तो 10 की पावर 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, नीचे जाके डिवाइड करेगा, फिर मैंने 10 की पावर 9 को शिफ्ट कर दिया न्यूमरेटर में, तो पावर नेगेटिव हो गई। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर हो गया 10 की पावर -9 किलोमीटर के। हमें मालूम करना था 25 माइक्रोमीटर के लिए, तो 1 माइक्रोमीटर अगर बराबर है 10 की पावर -9 किलोमीटर के, तो 25 माइक्रोमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होंगे? सिंपल आप 25 यानी गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -9 से। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 किलोमीटर। अब फिर से हमारे पास ये जो मेंटिसा वाला पार्ट है इसको हमने सोल्व किया। 5 के बाद हमारा यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को शिफ्ट कर दिया 2 के बाद, तो वैल्यू हो गई 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 किलोमीटर। फिर हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर बेस को हमने सोल्व कर लिया, बेस को सेम रखा, पावर हमारी यहाँ पर सोल्व हो रही है 1 - 9, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 25 माइक्रोमीटर बराबर किसके? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8 किलोमीटर। तो ये सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम नंबर 4 का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट। ये पार्ट है हमारे पास ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर 20। हमें क्या करना है? हमें पिच मालूम करनी है और लीस्ट काउंट मालूम करना है किसका? वर्नियर कैलिपर का। अगर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल पे वो 1 मिलीमीटर है और टोटल डिवीजन वर्नियर स्केल पे कितनी है? 20 है। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो लीस्ट काउंट को मालूम करने का फार्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो कम से कम जो मेजरमेंट है यानी स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल पे कितनी है? 1, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे कितनी है? 20। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल की जगह मैंने लिख दिया 1 और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल हमें कितनी गिवन है? 20। जब आप 1 को डिवाइड कराओगे 20 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.05 मिलीमीटर। ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया उस वर्नियर कैलिपर का जिसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स वर्नियर स्केल पर कितनी है? 20 हैं। ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया मिलीमीटर में। अगर आप इस मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाना चाहते हो तो आपको पता होगा कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? आप सिंपल ये जो गिवन वैल्यू है मिलीमीटर में जो आपके पास आंसर आया इसको आप डिवाइड कर दो 10 से। तो 0.05 को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा सेंटीमीटर में कितना? 0.005 सेंटीमीटर। ये भी आंसर सही है, ये मैंने लिया है मिलीमीटर में और ये सिंपल मैंने क्या किया है? सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट किया है। तो 0.05 को मैंने डिवाइड कर दिया 10 से। 10 से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर के। और अगर स्टूडेंट्स हम पिच की बात करें तो आपको याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई पिच नहीं होती, तो लिहाजा पिच के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्नियर कैलिपर हैज नो पिच। वर्नियर कैलिपर में कोई पिच नहीं होती, ये आप थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑन इट्स मूवेबल स्केल हैज 50 डिवीजन। के स्क्रू गेज की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल पर वो कितनी है? 0.5 मिलीमीटर और टोटल डिवीजन कितनी है मूवेबल स्केल की यानी सर्कुलर स्केल की? 50 डिवीजन। तो स्टूडेंट जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है मेन स्केल की स्क्रू गेज की वही उसकी पिच होती है, तो इसका मतलब पिच की वैल्यू क्या हो गई? 0.5 मिलीमीटर। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इसका लीस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने लिखा है स्क्रू गेज के लिए पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मूवेबल स्केल। पिच का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल जो कि पिच के बराबर है कितनी वैल्यू है? 0.5 डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमें कितनी बताई है मूवेबल स्केल पर? 50। तो 0.5 को हमने डिवाइड किया 50 से, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया किसका? ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया स्क्रू गेज का मिलीमीटर में। और पिच स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? पहले ही मैंने आपको बता दिया 0.5 मिलीमीटर। पिच इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल जो कि क्या है यहाँ पर? 0.5 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है? लुक एट द मेजरमेंट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। हमें बताना है फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर के जो जॉज हैं उसमें हमने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगाया और उस वक्त हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो ये गिवन डायग्राम के लिहाज से आ रही है। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग। हमें मेन स्केल रीडिंग मालूम करनी है इस वर्नियर कैलिपर की। सेकंड पार्ट में हमसे कहा है व्हाट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, के कौन सी लाइन जो है मैच कर रही है वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ।
और सी पार्ट में हमसे कहा है कि टोटल रीडिंग मालूम करें वर्नियर स्केल की। तो एक एक करके स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने हेडिंग दी मेन स्केल रीडिंग की, जिसको हमने MSR से रिप्रेजेंट कराया है, मेन स्केल रीडिंग। तो अब स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे पूछूं कि वर्नियर स्केल हमारे पास ये है और ये हमारे पास है मेन स्केल, जो आपको ग्रीन लाइंस दिखाई दे रही हैं ये आपका बेसिकली वर्नियर स्केल है, और ये वाला जो आपका स्केल है जो कि आपको जस्ट लाइक मीटर रूल दिखाई दे रहा है ये आपका मेन स्केल है। तो स्टूडेंट्स ये स्टार्ट हो रहा है 0 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पर क्योंकि सेंटीमीटर है तो आंसर भी हम लेंगे सेंटीमीटर में। सबसे पहले हमें मेन स्केल रीडिंग को नोट करना है। तो अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास वर्नियर स्केल है और इसकी जो फर्स्ट लाइन है जहां पर 0 लिखा हुआ है, इससे पहले मेन स्केल की कौन सी लाइन है, तो अगर आप गौर करो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5, तो इसका मतलब 2.5 ये जो आपका वर्नियर स्केल है ये कौन सी लाइन को क्रॉस करके आया है, मेन स्केल की 2.5 को। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग कितनी आ जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। फिर से स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं, जिससे मैं कहूं ये 0 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। 0 और 1 का मिड पॉइंट क्या होता है, 0.5 सेंटीमीटर। 1 और 2 का मिड पॉइंट क्या होता है, 1.5, और 2 और 3 का मिड पॉइंट क्या होता है, 2.5। हमें मेन स्केल रीडिंग निकालनी है, तो मेन स्केल रीडिंग निकालने का क्या तरीका होता है, हमें देखना होता है कि वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट लाइन है वो मेन स्केल की कौन सी लाइन को क्रॉस करके आई है। तो वर्नियर स्केल की यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन ये वाली है 0 जिस पर लिखा हुआ है मेंशन है, ये क्रॉस किसको करके आई है, 2.5 वाली लाइन को करके आई है। तो 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास रीडिंग आ गई मेन स्केल की। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास हो गई 2.5 सेंटीमीटर। अब हमें स्टूडेंट्स निकालनी है सेकंड पार्ट की रीडिंग, जो कि है वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी वर्नियर स्केल रीडिंग मालूम करनी है। तो हमें देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं 0 वाली लाइन की बात करूं तो 0 वाली लाइन को अगर आप देखो मेन स्केल की 2.5 वाली लाइन से ये परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब आगे वाली लाइन को देखते हैं, 1, 0 के बाद 1 आएगा, काउंटिंग हमें 0 से स्टार्ट करनी है। तो 1 वाली लाइन भी स्ट्रेट लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। इसी तरह से 2 भी परपेंडिकुलर नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। 8 वाली जो लाइन है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगी 8। अब स्टूडेंट्स क्योंकि बुक के अंदर ये डायग्राम सही तरह से मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो है वो फर्स्ट करके यहाँ पर कैलकुलेशन की है। तो 8 लाइन जो है बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके, आपके मेन स्केल वाली रेड लाइन के। ये वाली इसकी हो गई 8 लाइन। तो 8 लाइन है बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बाकी परपेंडिकुलर नहीं है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास आ गई 8। और वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग का निकालने का स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है, वर्नियर स्केल डिवीजन यानी वो लाइन जो कि परपेंडिकुलर आई मेन स्केल लाइन के, उसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है लीस्ट काउंट से। तो वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास क्या आई थी, 8 आई थी। और लीस्ट काउंट की अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, सेंटीमीटर के अंदर क्या होता है, 0.01। स्टूडेंट जब आप 1 को 10 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास लीस्ट काउंट आएगा मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर, और फिर 0.1 को जब आप 10 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो आप याद रखना कि अगर हमारे पास वर्नियर कैलिपर में 10 डिवीजन हो तो सेंटीमीटर में लीस्ट काउंट होता है 0.01। हमें वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी है, तो 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.01 से, तो वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई 0.08। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 2.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारी मेन स्केल रीडिंग है। और ये हमारे पास वर्नियर स्केल डिवीजन आ गई। सेकंड पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया जो कि 8 है। और वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस वर्नियर स्केल डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्ड पार्ट में हमसे कहा है कैलकुलेट द टोटल रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल। इसको निकालने का क्या तरीका होता है, सिंपल, आप मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग को आप ऐड कर दो। तो अब हम आंसर देख लेते हैं टोटल रीडिंग का। तो टोटल रीडिंग के लिए मैंने फार्मूला यूज किया मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या थी 2.5 और वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास क्या है 0.08। जब आप 2.5 में 0.08 ऐड करोगे तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी इस वर्नियर कैलिपर की 2.58 सेंटीमीटर। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज। हमसे कहा है कि इस स्क्रू गेज की फिगर को हमें देखना है। लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस्ड बिटवीन थिम्बल एंड एनविल। और इस स्क्रू गेज के अंदर एक स्टील बॉल को लगाया गया है थिम्बल और एनविल के दरमियान। तो हमसे कहा है व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, व्हाट इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग, और एक इसका सी पार्ट होगा टोटल रीडिंग हमें बतानी है डायमीटर ऑफ स्टील बॉल।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्क्रू गेज है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मेन स्केल रीडिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक बात याद रखना कि स्क्रू गेज के अंदर जो एक लाइन होती है वो होती है 0.5 की। अगर मैं कहूँ ये लिखा हुआ है 0 मिलीमीटर, तो 0 के बाद जो लाइन आएगी वो होगी 0.5 मिलीमीटर की। ये हमारी लाइन है, आप कह लो 1 मिलीमीटर की। ये हमारे पास कितने की 1.5 मिलीमीटर की, ये 2 मिलीमीटर की। 2 और 3 के दरमियान जो आपको लाइन दिखाई दे रही है वो है 2.5 मिलीमीटर की। तो हमें मेन स्केल रीडिंग निकालनी है स्क्रू गेज की। तो उसको निकालने का क्या तरीका होता है, हमें देखना है कि मेन स्केल की कौन सी लाइन विजिबल है। तो यहाँ पर जो लास्ट लाइन है मेन स्केल की वो है 6 और 6 के बाद एक और लाइन है यानी 0.5 की है। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, जब 6 में आप 0.5 ऐड करोगे तो मेन स्केल रीडिंग आपके पास हो जाएगी 6.5 मिलीमीटर। यानी जब हमने स्टील बॉल को लगाया थिम्बल और एनविल के दरमियान और उस टाइम हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी है 6.5 मिलीमीटर। और यहाँ पर हम रीडिंग मिलीमीटर में ही लेंगे, सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिलीमीटर मेंशन है स्क्रू गेज पर। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन सेकंड पार्ट की रीडिंग के सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होगी। यानी अगर मैं आपसे कहूं ये जो डेटम लाइन है, रेफरेंस लाइन है या आप कह लो सेंट्रल लाइन है, ये सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं कहूं ये 40 है और ये 45 है, तो बीच के अंदर टोटल कितनी लाइन है, 5 लाइन है। ये 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो ये वाली लाइन कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर है, 45 के बाद आएगा 46। इसका मतलब जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है हमारे पास कितनी है 46। तो ये हमारे पास आ गई सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब हमें निकालनी है सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो उसको निकालने का क्या तरीका होता है, सर्कुलर स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई करा देंगे लीस्ट काउंट जो कि हम लेंगे मिलीमीटर में। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन हमारे पास क्या है 46 और लीस्ट काउंट क्या होता है स्क्रू गेज का मिलीमीटर में 0.01। तो 0.01 होता है। तो लिहाजा जब आप 46 को 0.01 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगी 0.46। तो ये हमने निकाल ली मेन स्केल रीडिंग जो कि यहाँ पर 6.5 है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग को निकालने का क्या तरीका था, उसका हमें देखना है कि डेटम लाइन कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर है सर्कुलर स्केल की। तो वो यहाँ पर है 46। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन हमारे पास आ गए 46। फिर 46 को आपको मल्टीप्लाई कराना है, यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई कराना है लीस्ट काउंट से। तो 46 को आपने 0.01 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई 0.46। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, टोटल रीडिंग निकालनी है। तो हमारे पास फार्मूला है क्या, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आई थी 6.5 और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आई 0.46। इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी, यानी टोटल डायमीटर ऑफ बॉल हमारे पास आ जाएगा 6.96 मिलीमीटर। तो यही स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हमारे पास जितने भी अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स थे यूनिट नंबर 1 के क्लास 9 फिजिक्स के फेडरल बोर्ड की, वो हमने सारे के सारे कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।